बेटी एक, बेटी एक, बेटी एक, बेटी एक, बेटी एक, अभी तो लड़ाई है, अभी अठारह से आज 2025 तक 134 साल का समय गुजर चुका है। जो आंदोलन शुरू किया था नागरिक धर्मपाल जी ने, वह 1933 में एक मुकाम पाकर खत्म किया गया। 1991 में फिर से आदरणीय बदंत सुरेश ससाई के माध्यम से इसकी लौ जलाने का प्रयास किया गया, उसे भी बुझा दिया गया। 2023 से आदरणीय आकाश लामा जी के नेतृत्व में इसने फिर अपनी रफ्तार से इस आंदोलन को गति देने की कोशिश करनी प्रारंभ की, जिसका नतीजा है कि 12 फरवरी 2025 से हम बोधगया में निरंतर धरना करते हुए बैठे हुए हैं। आज का मुझे लगता है कि 152वां दिवस है। क्या वजह है कि दुनिया का एकमात्र धर्मस्थल मुक्त करने के लिए इतना लंबा अरसा हमें बिताना पड़ रहा है? क्या वजह होगी कि कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं है? सारा विश्व जानता है कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध को ईस्वीसन पूर्व 528 में उसी जगह पर, उसी स्थली पर बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। सारा विश्व जानता है कि ईस्वीसन पूर्व 250 से लेकर ईस्वीसन पूर्व 233 इन 17 साल के कालावधि में विश्व के महानतम सम्राट अशोक ने वहाँ पर महाबोधि महाविहार की निर्मित की। फिर 1590 में एक महंत आता है, घमंडगिरी उसका नाम है, और उस जगह पर अपना कब्जा करता है। और आज तक के उस कब्जे को वो तो चले गया, लेकिन उसके जो सगे साथी है वह छोड़ने का नाम नहीं। एक षड्यंत्र के तहत 1949 में एक कानून बनाया गया जिसका नाम है बोधगया टेम्पल एक्ट 1949। अब जाहिर बात है कि जिस किसी भी धर्म का धर्मस्थल है वो उन्हीं धर्मों के प्रतिनिधियों के पास में, अनुयायियों के पास में रहना चाहिए। और विश्व में जितने भी धर्म है उस सभी का धर्मस्थल, जाने माने धर्मस्थल, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, गिनाऊंगा नहीं, समय कमी है, उन्हीं लोगों के पास में केवल एक अपवाद है और वह है महाबोधि महाविहार। बोधगया टेम्पल एक्ट के सेक्शन 3 के माध्यम से जो कमेटी नियुक्ति की गई, उसमें के 9 लोगों में से 4 लोग हिंदू हैं, हिंदू नाम के लिए वह ब्राह्मण है, और 4 बौद्ध है। जिस धर्म की परंपरा जो जानते हैं उन्होंने ही उसका स्वामित्व, उसका प्रबंधन करना चाहिए, यह लाजिमी बात है, यह संवैधानिक बात के लिए। लेकिन इसका अधिकार मांगने के लिए पिछले 1934 साल से लड़ा जा रहा है। जाहिर है कि कानून, तो वह कानून अगर असंवैधानिक है तो उसे कानून के माध्यम से ही लड़ा जाएगा। अब कानून का सहारा लेकर क्या हथियार है कानून के सहारे लड़ने के? सरकार के दफ्तर में जाकर के उनको इस समस्या से अवगत कराए। स्टेट गवर्नमेंट ने कानून बनाया, स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातें की गई, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बातें की गई, लेकिन उनके अधिकारी तथा तमाम आला अफसरों से, अधिकारियों से बात करने के बावजूद भी गेंद स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल के पाले में और सेंट्रल स्टेट के पाले में डालने की कोशिश कर रहा है। ये इस आंदोलन के इतिहास का केवल एक पहलू मात्र मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बाकी सारी बातें हमारे दूसरे जो वक्ता गण वो आपके सामने रखे। भारतीय संविधान के दायरे में रहकर इस कानून की शुरुआत की गई और यह संवैधानिक मार्ग से चल रहा है। अब अगर यह आंदोलन संवैधानिक मार्ग से है तो संविधान में इसका क्या प्रोविजन है? तो आप जैसे सभी जानते हैं, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, ये तमाम एक दूसरे का आर्टिकल 13 का उल्लंघन करते हैं। आर्टिकल 13 ये कहता है कि किसी व्यक्ति, समुदाय या समाज के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे निरस्त कर देना चाहिए।
1949 में बनाए गए इस कानून के माध्यम से संसार के नहीं, देश के भी तमाम जनता के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 के मुताबिक उन्हें उनके धार्मिक स्वातंत्र को मनाने के लिए, उसका अनुसरण करने के माध्यम से रोका जा रहा है। यह जाहिर है कि यह गलत है। बावजूद इसके सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ अपना गेंद फेंकने का प्रयास करते हैं। इसके क्या परिणाम है, दो ही आर्टिकल में आपके सामने रहूंगा। आर्टिकल 249, यह आर्टिकल कहता है कि एखादे धर्म या किसी पंथ के संदर्भ में या फिर मानवीय अधिकारों के संदर्भ में अगर निरंतर डिमांड होती है, मांग रखी जाती है और अगर उसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 249 के मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट अपने विधान सभा में 2/3 बहुमत के साथ प्रस्ताव पारित करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज सकता है, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर कानून बनाए। यह आर्टिकल 249 है। ये मालूम है स्टेट गवर्नमेंट जानती नहीं, ऐसा नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट को मालूम है। इसके पहले बहुत सारे ऐसे प्रपोजल्स, ऐसे प्रस्ताव सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बिहार गवर्नमेंट की तरफ से गए हैं, लेकिन निरंतर मांग करने के बावजूद भी महाबोधि महाविहार के संदर्भ में इस बात को नकारा जा रहा है। ये हो गई स्टेट गवर्नमेंट की भूमिका। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकता है? ये कहना भी सरासर गलत है। आर्टिकल 246 के माध्यम से, संविधान के आर्टिकल 246 के माध्यम से संविधान की 7वीं सूची जो सेंट्रल लिस्ट से संबंधित है, आपको जैसा जानते हैं कि संविधान में सेंट्रल, स्टेट और दोनों को मिलाकर के 3 सूचियां बनी हुई, एक सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और जिसे संयुक्त की लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। तो उस सेंट्रल लिस्ट के जो अनुसूची 7 में सम्मिलित है, उस अनुसूची 7 में सम्मिलित जो लिस्ट है उसके 67वें सीरियल नंबर पर भारत के एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स के संदर्भ में अगर कोई दुर्भाव किया जाता है, अगर उसके अंतर्भूत दायर अधिकारों का हनन किया जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्वयं पहल करते हुए उस पर स्वयं कानून बनाने का अधिकार रखती है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट अगर अपने काम से पल्ला झाड़ रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नकारते हुए अपने अधिकार में, अपने सेंट्रल लिस्ट के मुताबिक उसमें काम करके इस संदर्भ में कानून बना सकती है। और वह भी ऐसे समय में जब बोधगया टेम्पल एक्ट नाजायज है, गलत है, असंवैधानिक है, यह मालूम होने के बाद इन तमाम अथॉरिटीज, इन तमाम आला अधिकारी, इन तमाम लोगों से बार बार फरियाद करने के बावजूद भी सुना नहीं जा रहा है। और आदरणीय आकाश लामा जी के नेतृत्व में इन सारी अथॉरिटीज से बात करने के बाद में, बार बार कहने के बावजूद भी, जब कोई भी अधिकारी इसकी सुनवाई करने से भागता नजर आता है, उस समय 12 फरवरी 2025 से इस आंदोलन की शुरुआत की गई, जो आज तक के निरंतर शुरू है। और इस संदर्भ में बहुत सारी गलत धारणाएं भी डेवलप हुई। उस गलत धारणाओं को देश विदेश के, देश के तमाम शहरों में घूम करके आंदोलन के प्रति जो फैलाया जा रहा गलत नतीजा है, उसके संदर्भ में आगाह करने की कोशिशें की जा रही है। मुझे लगता है सिद्धार्थ बुद्ध विहार में आज जो प्रयास चल रहा है, वह भी उसी का नतीजा है। इतनी ही बात करते हुए आप सभी लोगों ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, जो मुझे लगता है कि सराहनीय है। यहाँ जो बातें हम आप लोगों के बीच में ये लोग शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये उस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, तो एक एक लाइन इनकी हम ध्यान से सुने, जिससे हमें पूरे आंदोलन का पता चले कि आंदोलन कब शुरू हुआ और आज क्या स्थिति है। तो मैं सुनील जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आएँ और अपना समय के दायरे में लेके अपनी बात
महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध धर्मनायक सम्राट अशोक परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्हें मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। माननीय आदरणीय आकाश लामा जी, भंते जी और सभी, और आप सभी, वक्त की कमी है मैं नाम नहीं ले सकता। जिस वक्त 26 नवंबर 2023 को आकाश लामा जी के नेतृत्व में बोध गया में एक 50,000 लोगों का मार्च निकाला गया, शांति मार्च। वो शांति मार्च था महाबोधि महावीर मुक्ति के लिए। और उसके पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें समता सैनिक दल और सभी लोग सम्मिलित थे। वो उस 50,000 की तादाद में लगभग 40,000 के आसपास नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जो बुद्धिस्ट है वे सभी सम्मिलित थे उसमें, और लगभग 10,000 के आसपास रेस्ट ऑफ द इंडिया से जितने भी उपासक जो थे बुद्धिस्ट थे वो थे उसमें। और ये आंदोलन 26 नवंबर 2023 से शुरू हुआ। उसके 2 महीने बाद दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर भवन में एक मीटिंग रखी गई और देश के कोने कोने से, हर राज्य से वहाँ पे लोग सम्मिलित थे। आप में से मुझे लगता है डॉक्टर राहुल दास साहब है, कर्मशील जी है, और बहुत सारे लोग वहाँ उपस्थित थे। जिन्होंने ये आंदोलन शुरू किया वे बहुत ही युवा थे, जिन्हें आंदोलन का कोई ज़्यादा ये नहीं था, तजुर्बा नहीं था, मगर वे आए थे वहाँ पे, वो बातचीत हुई। और शुरुआती दिन थे तब ये भी चला था बातचीत का ये कि लामाइज़म, तंत्रयानी, महायानी, हीनयानी, ऐसे भी बातें चली थी कि हमारे बुद्ध में ऐसे सेक्ट्स है। फिर हम वहाँ ये डिसाइड हुआ है कि आज से हम सब बुद्धिस्ट है, आज कोई हीनयानी नहीं, महायानी। इस आंदोलन को लेके जाते वक्त हम हमारी आइडेंटिटी जो है बुद्धिस्ट आइडेंटिटी को खड़ा करेंगे, पूरे दुनिया के सामने रखेंगे। क्योंकि यहाँ हमें न्यू बुद्धिस्ट बोला जाता है, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, मगर इस आंदोलन का जो पॉजिटिवनेस जो है कि एज एन बुद्धिस्ट करके हम सब लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यहाँ इकट्ठा हुए और इस आंदोलन को आगे कर रहे हैं। जैसे अनागारिक धम्मपाल जी ने शुरुआत की, उन्होंने संकल्प किया, उसके बाद 100 सालों बाद जापान से आए पूज्य भदंत आदि नागार्जुन सुरेश ससाई जी ने शुरुआत की उसकी। उसके बाद 2015 में हम लोग उनके साथ जंतर मंतर पे बैठे थे, और एक लंबी गैप के बाद आकाश लामा जी के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। तब हमें ये नहीं लगा कि आकाश लामा जी कोई नॉर्थ ईस्ट इंडिया से है इसलिए हमने उनके साथ नहीं जाना चाहिए, ऐसा हमारे तनिक भी नहीं लगा। हमें ये खुशी हुई कि कोई तो है जो बाबा साहब का बंदा है, तथागत को मानने वाले, और ये जो मिशन जो है महाबोधि महावीर मुक्ति आंदोलन को लेके निकल पड़े। हम लोगों ने, चाहे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया रहे या समता सैनिक दल रहे, हम लोग सब उनके साथ खड़े हो गए, उनके साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और बीच में जो भी हालात आपने जो देखा है, कन्फ्यूजन से बहुत सारे, तो कुछ लोग तो हर आंदोलन में ऐसे होते ही है, हर समाज में होते हैं, हर आंदोलन में होते हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि अम्बेडकरी आंदोलन, बुद्धिस्ट आंदोलन में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये आंदोलन जब पीक पे आया है, ऐसे समय में हमारे से ही कुछ लोग जो है यहाँ वहाँ इनकी उनकी बातें सुनकर उस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा, मैं अभी ऊपर खाना खा रहा था, हम लोग वहाँ पे संकल्प भूमि का एक पोस्टर लगा है, फोटो लगा है बाबा साहब का। यानी आप देखिए कि तथागत गौतम बुद्ध जो है, शाक्य कुलियों का वास शुरू है, होने वाला है। शाक्यों की मीटिंग होती है, शाक्य युवा संघ की मीटिंग होती है, और सिद्धार्थ राजकुमार वो जो अकेले एकमात्र ऐसे व्यक्ति है वहाँ पे राजकुमार, वे कहते हैं कि मैं इस युद्ध के खिलाफ में हूँ। और ऐसा बोलते वक्त उन्हें ये पता है कि उन्हें क्या सजा मिलनी है, और वो अपना देश छोड़कर चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद शाक्य संघ के युवा फिर से बैठते हैं और वो मंथन करते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, सिद्धार्थ राजकुमार ने जो बात कही थी कि वह से वह शांत नहीं होने वाला है, तो सिद्धार्थ की बातें जायज है कि हमने युद्ध नहीं करना चाहिए, और उन्हें बुलावा भेजते हैं। वे वापस नहीं आते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब बड़ौदा में जाते हैं सर्विस करने, वो सर्विस करते वक्त वहाँ का अदना सा सिपाही चपरासी जो है फाइलें फेंकता है, पानी मिलता नहीं, उन्हें रहने के लिए जगह नहीं है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जहाँ वेलजी भाई के नाम से रहते हैं पासी लॉन में, वहाँ उन्हें एक दिन निकाला जाता है।
बाबा साहब अपना सामान रख देते रेलवे के क्लॉक रूम में और जहाँ सयाजी बाग जो है बड़ौदा में, वहाँ जाके रुक जाते। ये दोनों महापुरुष के सामने रास्ते हैं कि तथागत चाहे तो वापस आ सकते हैं अपने राजपाट में, सुविधाएं है, मगर वे सोचते हैं कि ये दुनिया में दुख दर्द क्यों है, वो उसके लिए निकल पड़ते हैं और हमें तथागत गौतम बुद्ध मिलते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के सामने भी है कि मैं इतना पढ़ा लिखा इंसान हूँ, दुनिया का बेहतरीन, और मेरे साथ ये हालात है तो मेरे लोगों के साथ क्या होता होगा। उन्होंने भी सोचा होता, अपने फैमिली को लेकर चले गए होते, इंग्लैंड अमेरिका कहीं भी बच सकते थे, मगर बाबा साहब गए नहीं, वे हमारे लिए रुके। ऐसा ही संकल्प जो है अनागारिक धम्मपाल जी ने किया था, ऐसा ही संकल्प ससाई जी ने किया था, और ऐसा ही संकल्प जो है आकाश लामा जी ने किया है। और ये संकल्प को पूरा करने का काम हम बौद्धों का है, हम उपासकों का है। हम उनके साथ में नहीं रहेंगे तो ये आंदोलन सक्सेस नहीं होगा। हम लोगों ने दिलो जान से उनके साथ में रहना है। समता से निधन जो बाबा साहब का है, भारतीय बौद्ध महासभा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब ने नींव रखे, हम लोग उनके साथ जी जान से लगे और ये कारवां आगे बढ़ाने की कोशिश कर दे। जीतने के लिए हम लोगों ने आगे आए हैं। आप भी उसके साथ में, ऐसा मैं समझता हूँ। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत।